जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनवाएं, चोरों, डाकुओं और लुटेरों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कराएं या घर जाएं। इमरान खान का चीफ जस्टिस को ख़त, इस ख़त पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते हैं, या क्या वाकई कच्चे के डाकुओं की पुश्त पनाही पक्के के डाकू करते हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा है कि कल जब इक़्तिदार नहीं मिला था तो धांधली नाजायज़ थी, आज कुर्सी क्या मिल गई कि सब कुछ जायज़ हो गया। और इस पर भी बात करनी है कि सऊदी अरब 5 से 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो कर रहा है, मगर 14 से 50% मुनाफा पर, जी हाँ 14% से लेकर 50% मुनाफा पर सऊदी अरब की सरमायाकारी आ रही है। इन मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी भी हो गई और चेकअप भी हो गया। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर, जो बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हस्पताल शिफा इंटरनेशनल हस्पताल से चेकअप हुआ, मुआयना हुआ और डॉक्टर आसम यूनस की और सरकारी डॉक्टर दोनों की सरबराही में ये मुआयना हुआ। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई, इको की गई, ईसीजी की गई, तीनों नॉर्मल आई हैं। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंचोता कह रहे हैं कि मेदे और खुराक की नाली में ज़ख़म आए हैं और ये ज़ख़म निशानदेही करते हैं कि जो खाना बुशरा बीबी को दिया गया उसमें जहरीली अशिया मिलाई गई। मगर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एंडोस्कोपी, इको, ईसीजी समेत जो अहम टेस्ट थे वो बुशरा बीबी के क्लियर आए हैं। मतलब कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। मेदे की जलन हो सकती है, आँखों में सोजिश हो सकती है, जिसकी उनको मेडिसिन्स तजवीज़ कर दी गई हैं, लेकिन कोई उनको बड़ा ख़तरा नहीं है, उनकी जान को कोई बड़ा ख़तरा नहीं है और वो सेहतमंद हैं। ये भी ज़हनों में रहे कि इमरान खान मुसलसल ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया है, वो बीमार हैं, उनका बाकायदा मुआयना नहीं करवाया जा रहा। एक मुआयना पहले डॉक्टर आसम यूनस ने किया, जो नॉर्मल टेस्ट थे, एक रूटीन के टेस्ट थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की जानी चाहिए और फिर जेल हुकाम ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, सरकारी अस्पताल से एंडोस्कोपी होगी, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कहना था कि प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम के अस्पताल से या इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से। बिल आखिर एहतसाब अदालत के जज, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में भी अपील आई थी और उन्होंने भी कहा था करवाएं, और उसके बाद जो मुआयना हुआ वो नहीं, उस पर मुतमईन नहीं हुए इमरान खान। फिर एहतसाब अदालत के जज के कहने पर जेल इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ बदला। जज साहब के हुक्म पर आज बुशरा बीबी का मुकम्मल चेकअप हुआ। उनके अपने ज़ाती मुआलिज और सरकारी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल से ये टेस्ट हुए और जो मेन टेस्ट थे वो क्लियर आए हैं। मतलब उनकी जान को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंचोता कह रहे हैं कि उनके मेदे और खुराक की नाली में ज़ख़म आए हैं और ये ज़ख़म निशानदेही करते हैं कि उनको खाने में जहरीली अशिया दी गई थी। और ये भी बताता चलूँ अपने असल मौज़ूआत पर आने से पहले कि कल
قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 22 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی 12 ہیں، کے پی اسمبلی کی 2 ہیں، بلوچستان اسمبلی کی 2 ہیں اور سندھ اسمبلی کی 1 نشست ہے۔ اور یہ بھی خوشخبری سنتے جائیے کہ جس طرح جنرل الیکشن یعنی 8 فروری کے الیکشن میں انٹرنیٹ بند رہا، انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا رہا، اسی طرح ایک بار پھر ہلکی ڈھولکی پر یہ وارننگ دی گئی ہے، اطلاع پہنچائی گئی ہے کہ پنجاب اور بلوچستان کے 13 اضلاع میں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، اور کہیں سمندر کے تہ میں کوئی ایک شارک بیٹھی ہوئی تھی، مچھلی بیٹھی ہوئی تھی، جسے پتہ چلا کہ پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس شارک کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اگر میں تار کاٹوں گی تو یہ ان ضلعوں میں انٹرنیٹ کی سروس معطل ہوگی جن ضلعوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، لہٰذا اس شارک نے وہ تار ہلکی سی زخمی کر دی ہے، جس پر اطلاع دی گئی ہے کہ کل انٹرنیٹ کی بندش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف مسلسل یہ رولا ڈال رہی ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ضمنی انتخابات میں بھی ہمارے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کل 22 قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوعات پر، اور سب سے پہلے عمران خان نے فائز عیسیٰ قاضی کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ تیسرا خط ہے عمران خان کا سپریم کورٹ کو۔ ایک خط عمر عطا بندیال کو بھی انہوں نے لکھا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے، ایک خط پہلے فائز عیسیٰ قاضی کو لکھ چکے ہیں، اور اب یہ تیسرا خط ہے، دوسرا خط فائز عیسیٰ قاضی کو اور تیسرا خط عمران خان کا سپریم کورٹ کو۔ عمران خان نے اس خط میں 7 پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور وہ 7 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے نیب کا سرنڈر۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نیب پر جب سے ایک ریٹائر جرنیل کو بٹھایا گیا ہے، تب سے نیب شریفوں کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مسلسل ریلیف دے رہا ہے، نیب مسلسل سرنڈر کر رہا ہے، ہر کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور نیب اپنا موقف بدل رہا ہے۔ اور اب اس بار توشہ خانہ کیس میں، جس میں نواز شریف نے نہ صرف خلاف ضابطہ بلکہ خلاف قانون گاڑی لی، اور جو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا باقی کیسوں کی طرح، اس میں بھی نیب نے کلین چٹ دے دی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف نے تو توشہ خانہ سے گاڑی لی ہی نہیں، انہوں نے تو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں سے گاڑی لی، لیکن اس کے بعد تو اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نواز شریف کو بری کریں یا کیس ختم کریں۔ تو پہلا ہے پوائنٹ جو عمران خان نے فائز عیسیٰ قاضی کو خط لکھا، اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ مخالفین کی مسلسل بریت ہو رہی ہے حضور والا، اور آپ چیف جسٹس ہیں، اور اوپن اینڈ شٹ کیس ختم کیے جا رہے ہیں، کچھ اس پر بھی ایک نظر ماریں۔ دوسرا بہاول نگر واقعہ، ثانیہ بہاول نگر، اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس اور فوج آپس میں لڑ پڑے، 2 ادارے آپس میں لڑ پڑے، حکومت غائب، وزیر اعظم غائب، وزیر اعلیٰ غائب، آئی جی غائب، وزیر دفاع غائب، وزیر داخلہ غائب، اور ہماری عدلیہ بھی غائب۔ اس پر آپ نے کیوں چشم پوشی کی؟ تیسرا پوائنٹ 6 ججز کے خط، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے خط لکھا اور سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ صرف 6 ججز نہیں ہیں، پوری عدلیہ دباؤ میں ہے۔ جس طرح عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا پچھلے 2 سالوں میں، اور جب سے آپ چیف جسٹس بنے آپ نے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار رکھی ہے۔ یہ چشم پوشی کیوں؟ اس خاموشی کی وجہ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اور 6 ججز پر بھی پہلے آپ نے اس حکومت کو کہا کہ وہ انکوائری کرے جو 6 ججز کے خط میں فریق ہے، ملزم ہے۔ تیسرا پوائنٹ عمران خان نے لکھا 6 ججز اور عدلیہ کا خط۔ چوتھا پوائنٹ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کی ایک ہم نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے،
9 मई के सारे वाक़यात को सामने रखे और CCTV फुटेज भी अपने पास मंगवाए और फिर इस पर जुडिशल कमीशन फैसला करे और मुलज़मों को कड़ी सज़ा दे। लेकिन हमारी पटिशन सुनी नहीं जा रही, आपके पास पेंडिंग पड़ी है। हालांकि आप तो कभी कहा करते थे कि मैं मुकदमे अपने पास रखने का कायल नहीं हूँ, और आप तो भुट्टो साहब को रिलीफ दे चुके, परवेज़ मुशर्रफ जो जा चुके उनके केस का फैसला कर चुके, फैज़ाबाद धरने केस को सामने ला चुके, लेकिन हमारी पटिशन 9 मई के हवाले से क्यों नहीं सुनी जा रही। 5वां पॉइंट इमरान खान का धांधली पर, और कहा कि और कुछ नहीं, धांधली पर और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया कुछ नहीं कर सकती तो ना करे, आप अगर उस पर कुछ नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा मामले पर खामोशी, और ख़ास तौर पर आपकी खामोशी, जिस पर आप पे भी एक इल्ज़ाम लगा, कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया, मगर इस मामले को उनकी अब लियाकत चट्ठा पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जिस तरह अब खामोशी है मुझे समझ नहीं आती, इस मामले को भी देखें। छठा इमरान खान ने पॉइंट दिया रूल ऑफ लॉ का, ला कानूनियत का, कि मुल्क में ला कानूनियत है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, रियासती जबर हो रहा है। और एक जमात, और वो मेरी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो चुका है पिछले 2 सालों में, इस पर आपकी खामोशी समझ से बालातर है, ख़ास तौर पर उस अरसे के दौरान जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं। 7वां पॉइंट मखसूस नशिस्तों का इशू, कि हमारी मखसूस नशिस्तें जो हमें मिलनी चाहिए थी वो ना सिर्फ हमें नहीं मिली बल्कि दूसरी जमातों में बांट दी गई हैं, और आपने इस पर आपके पास हमारी दरख्वास्त भी आई हुई है, आपने इस पर अभी तक केस नहीं सुना। और इमरान खान ने यह भी कहा कि 4 सफ़ात के इस पर मुश्तमिल इस ख़त में, जो मीडिया को भी जारी कर दिया गया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, और बकौल तहरीक इंसाफ ये ख़त चीफ जस्टिस को भी मिल चुका है। इस ख़त में इमरान खान ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनवाएं चीफ जस्टिस साहब, चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ या कानून जो उनको रिलीफ दे रहा है उसको ख़त्म करवाएं, या फिर आप बेहतर ऑप्शन एक ये भी है कि आप घर जाएं। इमरान खान ने याद दिलाया कि चीफ जस्टिस साहब याद करें जब आपके खिलाफ रेफरेंस आया था तो आप किस तरह आइन कानून की बात करते थे, किस तरह आज़ाद अदलिया की बात करते थे, किस तरह रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, किस तरह आप ख़त लिखा करते थे और याद करवाया करते थे उस सुप्रीम कोर्ट को कि ये भी इंसानी हकूक़ है, ये भी इंसानी हकूक़ है। और फिर इमरान खान ने चीफ जस्टिस को याद करवाया कि कल मैंने देखा कौमी असम्बली में आप आईन पाकिस्तान की किताब पकड़े खड़े हुए थे और कह रहे थे कि आईन पाकिस्तान को मानता हूँ और इस पर अमल करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, आपके होते हुए आइन टूटा, लोग इलेक्शन से भागे, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हुई, और पार्लियामेंट अधूरी और जाली पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामों को डस्टबिन में फेंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, और जजेस, चीफ जस्टिस समेत जजेस को धमकियां दी गई, किरदार कुशी की गई, और लेकिन आपने बातें ही की, अमल ना किया। अब भी वक्त है, या आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं या घर चले जाएं। ये था चीफ जस्टिस को इमरान खान का ख़त। और अब वापस आते हैं पक्के के डाकुओं और कच्चे के डाकुओं पर। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, और वो मज़ेदार बात ये है कि सूबाई मशीर सिंध बाबल भैयो साहब हैं एक, उनकी गाड़ी में पुलिस, उनकी प्रोटोकॉल की एक गाड़ी में पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए हैं। हसास इदारे को इतला मिली, छापा पड़ा, तो सूबाई मशीर सिंध पीपल्स पार्टी के MPA, जो सूबाई पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह के मशीर बाबल भियो की गाड़ी में पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर
ट्रेंड चला पक्के के डाकू खतरनाक या कच्चे के डाकू खतरनाक। जिस तरह कच्चे के डाकुओं 3 सूबों की एक सरहदी पट्टी पर जंगल और दरिया और वीरान इलाकों में जिस तरह कच्चे के डाकुओं ने और कच्चे के डाकू रोज़ टिकटॉक बनाते हैं, असले की नुमाइश करते हैं, जिस तरह उन्होंने पुलिस एक बख्तरबंद गाड़ी भी उनके पास है, जदीद असला भी उनके पास है, जिस तरह पुलिस नाकाम ऑपरेशन कर चुकी है वहाँ, जिस तरह वो लोगों को अगवा कर करके उनके वीडियो बनाकर पैसे वसूल करते हैं, ये बातें होने लगी थीं कि इन कच्चे के डाकुओं के पीछे कुछ वडेरे हैं, कुछ ज़िम्मेदार हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, बल्कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि पीछे मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत के ओहदेदार हैं और सरपरस्ती हासिल है इन डाकुओं को, तभी इनके ख़िलाफ़ कुछ हो नहीं पाता। तो बिलाखिर हसास इदारे की इतला पर छापा मारा गया तो मशीर सिंध बाबल भियो की गाड़ी में पुलिस एहलकार जो उनकी सिक्योरिटी पर मुतय्यन थे वो कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए। पुलिस मोबाइल पुलिस एहलकार शिकारपुर से पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सूबाई मशीर के रिश्तेदार पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। सूबाई मशीर से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, GIT तश्कील दे दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो भी DSP की ज़ेर निगरानी, एक पुलिस अफसर के ज़ेर निगरानी। मामला कितना बड़ा है, मामला कितना हसास है और मामला दबा दिया जाएगा ये सारों को पता है। जिस पर इस मुल्क में GIT बन जाए और जिस पर इस मुल्क के बड़े हों उस किसी मसले के पीछे, या जहाँ बड़ों का मामला हुआ कानून भी बेबस है, वहाँ GIT भी बेबस है, वहाँ कोई बनी हुई कमेटी भी बेबस है। इस पर ही फायज़ ईसा काजी साहब एक नोटिस ले लें कि किस तरह एक सूबाई मशीर की प्रोटोकॉल पर गाड़ी और प्रोटोकॉल करते एहलकार सूबाई मशीर के रिश्तेदार समेत कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई कर रहे थे। क्या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है? क्या वाकई पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की पुष्ट पनाही कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब, इस पर तो नोटिस लेना बनता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं लेंगे। अब आते हैं जी सरमायाकारी पर, सऊदी सरमायाकारी पर। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दोस्त, सऊदी अरब और हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद करने वाला है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अपने बहुत बड़े वफ़द के साथ 2 रोज़ा दौरा करके वापस सऊदी अरब जा चुके हैं और अब शहबाज शरीफ जाने वाले हैं सऊदी अरब और वहाँ उन तिजारती मुआहदों पर दस्तखत करेंगे जो 5 से 9 अरब डॉलर के होंगे। और ये सारा कुछ किया है फ़ौजी क़यादत ने। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तस्वीर खिंचवाएंगे और दस्तखत करके वापस आ जाएंगे। सऊदी सरमायाकारी जो 5 अरब से 9 अरब डॉलर के दरमियान होगी, पहले तवक्को की जा रही थी कि 40 अरब डॉलर होगी, फिर तवक्को की जा रही थी कि 25 अरब डॉलर होगी, लेकिन अब सुना जा रहा है कि ये पहला मरहला है और पहले मरहले में 5 से 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तो हो रही है, सरमायाकार तो आ रहे हैं, होटलिंग में आ रहे हैं, सियाहत में आ रहे हैं, ज़राअत में आ रहे हैं, कानकुनी में आ रहे हैं, डैमों पर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलार्मिंग चीज़ है और वो ये है कि मुनाफा बहुत ज़्यादा है और इन प्रोजेक्ट्स पर, और शराइत ऐसी हैं कि ऐसी घी मलाई वाली शराइत हैं। ये कैसे कि ये जो सरमायाकारी होगी इस पर 14 से 50% मुनाफे की यकीन दहानी कराई है हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी सरमायाकारों को। ज़राअत, कानकुनी और दिया मीर भाषा डैम में मुनाफा की गारंटी दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। शहबाज राना की रिपोर्ट है। और सऊदी कारपोरेट फार्मिंग के लिए लीज़ पर 50 एकड़ ज़मीन चाहता है। 30,000 मवेशियों पर मुश्तमिल कैटल फार्मिंग होगी। सरमाया का अच्छा, और जो मराद दी गई हैं वो ये कि मुनाफा बिला रोक टोक बाहर ले जाया जा सकेगा, यानी जो मुनाफा कमाएंगे सऊदी सरमायाकार या सऊदी हुकूमत का जो मुनाफा होगा, सऊदी सरमायाकारी जो होगी उस पर जो मुनाफा होगा वो बिला रोको टोक बाहर ले जाया जाएगा।
وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کو اس معاملے میں ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سرمایہ کار 3 سے 9 سال کے درمیان اپنا سرمایہ واپس لے جا سکیں گے۔ 50% منافع گرین فیلڈ مائن ڈیولپمنٹ منصوبے پر ہے جو خوزدار میں ہے، اور یہ ریکوڈک تھرکول کے بعد کانکنی کا ایک تیسرا بڑا منصوبہ ہے۔ ریکوڈک منصوبے کے 25% شیئر سعودی عرب کو دینے کا اشارہ ملا ہے۔ ریکوڈک سے گوادر تک ریلوے لائن کا بھی منصوبہ، اس پر 20% شرح منافع۔ ہر منصوبہ جو ہے اس پر منافع کی شرح الگ ہے، لیکن کم سے کم 14% منافع اور زیادہ سے زیادہ 50% منافع پر یہ منصوب سرمایہ کاری آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے سرمایہ کاری آئے، اللہ کرے ہماری معیشت کسی ٹریک پر چڑھے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے آخری موضوع پر، اور وہ موضوع ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کل اپوزیشن میں ہیں۔ ان کے باقی سارے ساتھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM یہ حکومت میں ہیں، مولانا صاحب اپوزیشن میں ہیں، اور عمران خان کی حکومت میں یہ حکومت اور اپوزیشن ساری اکٹھی تھی۔ مولانا صاحب نے ایک جلسے سے خطاب فرمایا ہے اور مشورہ دیا ہے اپنے سیاستدانوں کو، اور بڑا اہم مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے سارے سیاستدانوں کو کہ ہم آپس میں نہ لڑیں، آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھاتی رہتی ہے، آئیں مل کر بیٹھیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ فائدہ نہ اٹھائے، اور جو ہماری سپیس اسٹیبلشمنٹ نے لے لی ہے وہ ہم ان سے واپس لیں۔ وہ سیاسی قوتیں، مولانا صاحب نے کہا ہے وہ سیاسی قوتیں جو میری صدارت میں PDM پلیٹ فارم سے احتجاجی مہم چلا رہی تھیں، ان سے سوال ہے، اور خاص طور پر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کل بھی آپ نے اتنے ہی ووٹ لیے تھے، اور کل جب آپ کو اقتدار نہیں ملا تب آپ دھاندلی کر رہے تھے، سڑکوں پر تھے، آج کرسی کیا مل گئی، اور آج آپ خود ہی مینڈیٹ چور بن گئے، خود ہی مینڈیٹ چوری کر لی، خود ہی دھاندلی کر لی، خود ہی دھاندلی سے حکومت بنا لی، آج کرسی کیا ملی، سب کچھ جائز ہو گیا۔ مولانا صاحب نے نواز شریف، شہباز شریف کو کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اقتدار چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، مسائل حل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ دھاندلی زدہ الیکشن سے جیتے ہوئے، آپ فارم 45 کی حکومت ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، مل کر اپوزیشن کرتے ہیں، اور ورنہ اس حکومت سے، اس اقتدار سے آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب کن کو مشورے دے رہے ہیں؟ آپ بھی پتہ ہے کہ ایک بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ بھی ملک و قوم اور جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے اقتدار میں حصہ دار بن سکتے ہیں، حکومتی اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ آپ کو دکھ کئی ہیں کہ جب ساروں نے بیتی گنگا سے ہاتھ دھوئے تھے تو مجھے کیوں، میری جماعت کو کیوں چند سیٹیں اور نہیں دی گئیں، اور جب بلوچستان میں ہی مجھے وزارت اعلیٰ دے دیتے، زرداری صاحب کی جگہ صدری بنا دیتے، یا چند حکومتی عہدے ہی دے دیتے، سارے ہی آپس میں کھا پی گئے، بندر بانٹ کر لی، تو اب مولانا صاحب کی پھر باتیں سنو، اب پھر میری باتیں سنو۔ پاکستان زندہ باد۔